स्टूडेंट्स, यकीनन आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस फरहत। हम पढ़ रहे हैं रियाजी क्लास 7 के लिए। सिंध टेक्स्ट बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 6 तग़य्युर रास्त और माकूस। अच्छा, हम लोगों ने 6.2 स्टार्ट की है। 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 मैंने एज ए होमवर्क दिया है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने समझाया था। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं समझा चुकी हूँ। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? अगर धात के 4/7वें हिस्से का वज़न 28 किलोग्राम है तो उस ही धात के 8/9वें हिस्से का वज़न क्या होगा? हमारे पास एक धात का टुकड़ा है। धात का टुकड़ा मतलब मेटल है, कोई भी सिल्वर ले लें, लोहा ले लें या चांदी सोना कुछ भी ले लें। सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक धात का टुकड़ा है। धात का टुकड़ा चांदी भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है, लोहा पीतल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने उस धात के टुकड़े को लिया तो उसका 4/7वां हिस्सा, 4/7वां हिस्से से क्या मुराद है? जस्ट सपोज़ कि मेरे पास ये पूरा एक धात का हिस्सा है, ठीक है। धात का हिस्सा जो है मेरे पास, इसके 7 हिस्से हैं। 7 हिस्से मतलब ये 7 हिस्सों में बटा हुआ है। इनमें से 7 हिस्सों में बटा हुआ है। 7 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो उनके वज़न की बात नहीं कर रहे, बल्कि ये जो बाकी 4 हिस्से हैं इनका जो वज़न है मेरे पास 28 kg है। जस्ट सपोज़ कि मेरे पास एक कीनू है। कीनू भी बिल्कुल इसी तरीके से हो सकता है ना। तो कीनू है, कीनू के जो 4 फांके हैं उनका वज़न जो है 28 kg है। और बाकी जो है ये 3 जो है इनका वज़न नहीं दिया गया है, सिर्फ 4 का दिया गया है। 7 में से 4 का वज़न दिया गया है, ठीक है। 4/7वें हिस्से का 28 kg वज़न है। अगर उसी धात के 8/9वें हिस्से का वज़न जो है मुझे मालूम करना है, ठीक है। 8/9वें हिस्से का मतलब क्या है? यहाँ पर मेरे पास उस टुकड़े के 7 हिस्से थे। यहाँ पर मेरे पास जो है 9 हिस्से वाला है। 9 मतलब ये कि एक ऐसा टुकड़ा है जिसके 9 हिस्से किए गए हैं। 9 में से 8 हिस्सों का वज़न जो है मेरे पास कितना है, मुझे ये मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाली जो एग्ज़ाम्पल है वो कौन सी होगी? ये रास्त तनासुब की एग्ज़ाम्पल होगी। रास्त यानी कि डायरेक्ट तनासुब की। यानी अगर मेरे पास यहाँ पर 4 हिस्सों का वज़न दिया गया था और यहाँ पर कितने हिस्सों का वज़न दिया गया है? 8 हिस्सों का। लाजमी सी बात है, जब हिस्से बढ़ेंगे तो उसका वज़न भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पर मैंने लिखा 4/7 बराबर है 28 kg। तनासुबी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं वज़न की हेडिंग डालूंगी और हिस्से की हेडिंग डालूंगी। जब हिस्सा मेरे पास, पोर्शन जो था मेरे पास 4/7 था तो उसका 28 kg था। अब मुझे 8/9 पोर्शन का मुझे मालूम करना है। मैं सपोज़ कर लेती हूँ ये वज़न जो है वो किसके बराबर है? वो x के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आया था? मैंने आपको यहाँ तक क्लियर किया था। यहाँ तक क्लियर करने के बाद यहाँ तक क्लियर हो गया था। अब इसका हम रेशो बनाएंगे। रेशो हम किस तरह से बनाते हैं? टेल इज़ टू हेड। ओके, टेल में मेरे पास क्या है? 4/7। 4/7 इज़ टू आ गया। इज़ टू यानी रेशो का निशान आया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 8/9 लिखेंगे, ठीक है। टेल लिखा, इज़ टू हेड इक्वल टू टेल इज़ टू हेड। अगर मैंने यहाँ पर पहले टेल लिखा है तो यहाँ पर भी मैं टेल ही लिखूँगी, ठीक है। दोनों तरफ ये लिखते हुए ध्यान देंगे, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास आ गया रेशो, पूरा प्रोपोर्शन बन गया है। प्रोपोर्शन में हमें मालूम है कि साइड वाली रकमें जो हैं वो मेरे पास क्या कहलाती हैं? तरफैन कहलाती हैं। और जो बीच वाली रकमें होती हैं वो वस्तैन कहलाती हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि तनासुब का कानून क्या होता है। तनासुब का कानून कहता है वस्तैन का हासिल ज़रब बराबर होता है तरफैन के हासिल ज़रब के। अब वस्तैन में मेरे पास क्या क्या था? वस्तैन में मेरे पास है 8/9 और 28, ठीक है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 4/7 मल्टीप्लाई बाई x है। 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा? 4x/7 इक्वल टू यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 के साथ डिवाइडेड बाय 9। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही क्योंकि वो बहुत बड़ी रकम आ जाएगी, जबकि हमें दोबारा से इसको कटिंग करना है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसलिए मैं अभी काट नहीं रही हूँ।
अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ये जो भी आ गया है मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी। मुझे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x के पास से 4 को भी हटाऊँगी, 7 को भी हटाऊँगी। 7 इसको डिवाइड कर रहे, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। यहाँ पर मेरे पास था 8 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 7/4 यहाँ से आया। ये वाला 4 और ये वाला 8 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ पर मेरे पास अब मज़ीद क्या बच जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 28 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 9। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को 28 से मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया उसे मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आया, 392 डिवाइडेड बाई 9। 392 डिवाइडेड बाई 9। इसकी मल्टीप्लिकेशन आप एक रफ वर्क बनाकर यहाँ पर शो करेंगे। 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 8 16, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5, 56 हो गया। अब 56 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 7 42, 42 का 2 हासिल का 4, 5 7 35, 36 37 38 39, 39 मेरे पास आ गया 392। ठीक है, 392 डिवाइडेड बाय 9 मेरे पास ये आंसर आया है। ठीक है, अब ये मेरे पास जो है मज़ीद मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगी, ये मेरे पास आंसर है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 43.56 kg, लेकिन मुझे इसको आंसर मज़ीद डिवाइड नहीं करना है। अच्छा, आखिर में हम नतीजा लिखेंगे। नतीजा यानी कि हमारा कंक्लूजन क्या निकला है। मेरे पास यहाँ पर मज़ीद जगह नहीं है। कंक्लूजन आपको मालूम है कि हम वर्ड्स में लिखते हैं। आखिर में हम क्या लिखेंगे कि इस धात के 8/9 हिस्से का वज़न, धात के इस 8/9 हिस्से का वज़न 392 डिवाइडेड बाई 9 होगा। धात के 8/9 हिस्से का वज़न। आज आगे आंसर लिखेंगे और लिखेंगे होगा। ओके, कितना होगा, 392 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सही। अच्छा, ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। ये सिर्फ मैंने एक तनासुबी तरीके से करवाया, इकाई के तरीके से नहीं करवाया। यकीन है समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।